नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की रिवीजन सीरीज और मैथ्स की रिवीजन सीरीज की ये 6th वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से इजीली सारे ही लिंक सारे ही वीडियोस देख सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कम से कम समय में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वट √3/3। तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, जो कि हम लोग को होता है क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस, हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 1/3, दैट इज 3, एंड 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो साइन स्क्वायर थीटा निकल गया और कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया। अब बस हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा इज 2/3 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1/3, दैट इज 1/3 इज आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि इफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू x sin 30 cos 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट हम लोग को उसको वैल्यूज पता होना चाहिए और ये वैल्यूज जो एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। फिर cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू क्या होता है? माइनस है, तो ये होगा √3/2, अब स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS में क्या होगा? x। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, cos 60 का वैल्यू भी हाफ होता है। तो RHS साइड में क्या बच जा रहा है हमारा? तो x/4 हो जा रहा है। ठीक है, और इधर में क्या हो रहा है? तो 1 माइनस √3 का हो जाएगा ये 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 एंड 1/4 इज इक्वल टू x/4। ठीक है, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। x क्या हो जाएगा हमारा? x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकल आया 1, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका भी सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, ठीक है, देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस आर व्हाट? परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंट, नीदर कोइंसिडेंट नॉर परपेंडिकुलर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जब कंसिस्टेंट होते हैं तब ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी कोइंसिडेंट, ये सही आंसर होगा। दो जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, मतलब जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये होता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैथ के जरूर आ सकते हैं बोर्ड्स में, एग्जाम में, जो कि बेसिकली थ्योरेटिकल बेस्ड हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस या तो असर्शन रीजनिंग में होगा या फिर ऐसा भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ x-2 एंड x इज इक्वल टू 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, तो x-2 और x इज 0, एक जीरो तो हो गया हमारा, क्या है? 0 है एक। ठीक है, और है x-2, दैट इज, और एक जीरो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा +2। ठीक है, और fx दिया गया है, fx व्हाट इट इज गिवन? 5x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो f0 अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा? तो 5, 0 का स्क्वायर 0, a इंटू 0 प्लस b, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या? b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया पहला इक्वेशन हमारा। फिर f का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेके करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस
ए इंटू टू प्लस बी। ठीक है, तो 5 टू स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस ए इंटू टू 2a प्लस बी। अब हम लोग को पता है बी का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो बी का तो आंसर निकल आया 0। तो आंसर आप देखेंगे तो बी एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। आप क्रॉस चेक कर लेते हैं ए का वैल्यू -10 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 20 प्लस 2a प्लस बी, बी हो गया 0, है ना। तो क्या बच रहा है हमारा, 20 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, दैट इज 2a इज इक्वल टू -20, a इज इक्वल टू -10। हाँ, ठीक है, हमारा आंसर a इज इक्वल टू -10 एंड b इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू ऑफ के निकालना है। ठीक है, तो एक रूट दे दिया गया है, वो 6 टाइम्स अदर है, मतलब एक रूट मान लेते हैं अल्फा है, दूसरा रूट क्या होगा 6 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग को पता है इक्वेशन क्या गिवन दिया है कि के एक्स स्क्वायर -14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग ने पढ़ा है सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू -b/a, है ना। तो -b क्या होगा 14, -14, a क्या है हमारा, तो k। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस 6 अल्फा क्या हो गया 7 अल्फा, 7 अल्फा k इज इक्वल टू +14। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू 2/k। ठीक है, ये हम लोग ने निकाल लिया अल्फा, ये हो गया सम। अब जब प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, c/a होता है। तो c क्या है 8 एंड a इज आवर k। ठीक है, तो अल्फा इंटू 6 अल्फा कितना होगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/k। ठीक है, अब हम लोग अल्फा का वैल्यू पता है। ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू पता है, अल्फा का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो 6 अल्फा का अल्फा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 6 2/k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/k। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 6 4/k स्क्वायर इज इक्वल टू 8/k। तो ये k कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा आंसर, 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू k, दैट इज 2 और ये 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आंसर आ गया 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो एक रूट है 6 अल्फा, एक है 6 अल्फा, फिर सम करेंगे, फिर प्रोडक्ट करेंगे और वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आसानी से ये निकल आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट है ए एंड दिस इज बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,6 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 12,-3 और एक एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पता है कि एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होता है, तो वहां पर वाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है ना। ये वाई की जो वैल्यू होती है 0 होती है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है सी। ठीक है, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, लेट रेशियो जो है k:1 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 0 इज इक्वल टू वट 1 इंटू -3 प्लस, सॉरी ये 1 इंटू नहीं होगा, k इंटू -3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई k+1। अब k+1 इंटू 0 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा, है ना। तो उसको छोड़ देता है, तो k इंटू -3k क्या हो गया -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज -3k इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसल, k इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो k का वैल्यू हमारा 2 आ गया, और k अगर 2 आ गया तो रेशियो क्या होगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गया हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से आने के भी बहुत बहुत चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस दिया रहता है तब क्या होता, उस समय में क्या होता है, तो उस समय एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 होता है और वाई का वैल्यू वाई लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक्स एक्सिस है हम लोग ये लिखेंगे और वाई एक्सिस होगा तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है,
एक ही से सॉल्व किया जा सकता है। फिर 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को इस फिगर मैंने बना दिया है, तो ये सेक्टर का हमें एरिया पता करना है। तो ये दो तरीके से किया जा सकता है, या तो पूरा, क्योंकि 90 डिग्री है, होल सर्कल का क्या होता है 360 डिग्री होता है ना, तो पूरा एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, इससे भी आंसर निकल सकता है। या फिर एक जब थीटा दिया रहता है, कुछ एंगल दिया रहता है, तो उसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है ना, ये दोनों ही सेम थिंग है। तो थीटा बाई 360 क्या होता है 90 बाई 360, दैट इज 1/4 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर इज 21 इंटू 21। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो 346.5। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर जो है 346.5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट ओवर 27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो रैशनल नंबर आर दोस व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, p by q। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। ठीक है, तो रूट 27 को हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करें, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, ताकि ताकि हम लोग एक रैशनल नंबर मिल सके। तो रूट 27 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 × 3 × 3। ठीक है, तो हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि एक रैशनल नंबर आ जाए। ठीक है, तो हम लोग अगर 27 से करते हैं तो यस, अगर हम लोग रूट ओवर 27 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा 3 × 3 और इसका वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, रूट ओवर में ही रहेगा, तो इसका आंसर निकल जाएगा क्या, 3 × 3 × 3, दैट इज हमारा 27 आंसर निकल जाएगा। बहुत ईजी है, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट पूछा गया, तो हम लोग अगर रूट 3 × 3 × 3 में हम लोग और एक रूट 3 ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग का आंसर जो होगा वो रूट 3 × रूट 3 दैट इज रूट 81। रूट 81 स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 9 होता है। ठीक है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड कर रहे हैं, हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो रूट 3 ऐड करना होगा। सबसे स्मॉलेस्ट देख सकते हैं इन चारों में से रूट 3 ही सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं कि इन द गिवन इट इज गिवन दैट triangle ABC is similar to DEF, angle A is 50 degree, C is 30 degree, AB is 10 centimeter, AC is 15 centimeter, DF is 8 centimeter. Then which of the following is true? ठीक है, ट्रू हमें पूछा गया, तो मैं डायग्राम इसीलिए अटैच कर दिया हूँ, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो DE 12 सेंटीमीटर और F जो है 50। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब दोनों ही सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ दिस इज 50 डिग्री ए, तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, और एंगल बी कितना हो जाएगा, तो 50 + 30 होता है 80, तो ये हो जाएगा 180 - 80 दैट इज 100 डिग्री। इफ दिस इज 100 देन दिस विल बी आल्सो 100। ठीक है, अब हम लोग अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी एफ बाई डी ई, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10/15 इज इक्वल टू 8/डी ई। तो दैट इज डी ई क्या हो जाएगा हमारा, 8 × 15/10, 5 2 3 4 12। ठीक है, तो डी हमारा आ जाएगा 12, ये तो पक्का है। डी 12 किस में दिया है, तो ए एंड बी ऑप्शन में दिया गया। अब एंगल एफ कितना आया है हमारा, एंगल एफ 100 आया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, तो डायग्राम अगर बना लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको बनाना नहीं है, बस रफ में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं कि द tangent drawn at the extremities of the diameter of the circle are what, पैरेलल, परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, है ना, तो ये जो है पी क्यू डायमीटर है,
और यहाँ से अगर हम लोग दो टेंजेंट बनाएंगे तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, इन्फिनिटी में भी मीट नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज ए बी एंड सी डी, दिस टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर डायग्राम आप बना लेंगे तो ज्यादा समझ में आसानी हो जाएगी, गलत होने के चांसेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट 11th है, two poles 6 height 6 meter 11 meter stand vertically upright on a plain ground. If the distance between their foot is 12 meter, then the distance between their tops क्या होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक ग्राउंड है, यहाँ पर एक पोल है और एक यहाँ पर है। ठीक है, इसकी हाइट है 6 मीटर, इसकी हाइट है टोटल 11 मीटर्स। इन दोनों की डिस्टेंस दी गई है 12 मीटर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ से अगर 90 डिग्री बनाते हैं तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये भी 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 6 मीटर है, तो ये भी 6 मीटर। बचा कितना, 11 माइनस 6 दैट इज दिस इज 5 मीटर। ठीक है, अब ये क्योंकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो ये हो जाएगा क्या, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दैट इज 169, रूट ओवर 169 कितना होता है, तो 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। A toy is in the shape of a cone over a hemisphere and the radius of the hemisphere is given. If the height of the toy is given, the total area of the toy पूछा गया। तो मान लेते हैं कि हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये चलिए थोड़ा गलत हो गया, हेमिस्फीयर है तो हम ऐसे बना लेते हैं, है ना। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब हम लोग को इसके ऊपर क्या दिया है, कहते हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर में कोन है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसा कुछ कोन हो गया। ठीक है, और ये जो रेडियस मान लेते हैं, तो हेमिस्फीयर का रेडियस दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट जो है टॉय का वो है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी, ये सिर्फ कोन का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें टोटल एरिया ऑफ टॉय निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर, ये दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमें टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो कोन के लिए क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो पाई आर एल, और इसका है हमारा क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को एल एल यानी स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट जो हो जाएगा वो होगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 रेडियस वाला स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12.5 के आसपास में हमारा एल निकल आएगा। ठीक है, अब हम लोग जस्ट इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, पाई इंटू आर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कि एल प्लस 2 आर। ठीक है, तो पाई आर क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर दैट इज 3.5। फिर एल कितना आ गया हमारा 12.5 प्लस 2 आर, 2 इंटू 3.5 दैट इज 7 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 और ये 11, 11 इंटू 19.5। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इसको करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से भी आ सकता है जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़े, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, क्योंकि सारे जो आंसर्स है बहुत क्लोज है, तो अगर सही तरह से कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आंसर ही गलत हो जाएगा और पूरा मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n माइनस 8 देन इट्स 16 टर्म इज व्हाट। तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें करना क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस है और ये 1 मार्क्स में दिया गया। तो एपी दे दिया गया nth टर्म का, मतलब tn टर्म का दे दिया गया है 3n माइनस 8। हमें निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है ए 16th टर्म निकालना है। तो हम लोग जस्ट n की वैल्यू 16 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 16 माइनस 8, तो 48 माइनस 8 दैट इज 40 हमारा आंसर। बहुत ईजी है, तो अगर ज़्यादा थिंक करेंगे आप तो ये आंसर गलत हो जाएगा।
ये इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। फिर 14 नंबर देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इफ द हाइपोटेन्यूज इज 5√2 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट। तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए बी सी। आइसोसेलेस है मतलब ए बी और बी सी इक्वल है। हाइपोटेन्यूज दिया गया है 5√2, ठीक है। तो ए बी और बी सी मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी ऑल्सो एक्स। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वट 5√2 होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 25 इंटू टू दैट इज 50 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हम लोग को क्या आ जाएगा 25, एक्स क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 25 दैट इज 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। 15 नंबर पे चलते हैं। C is the midpoint of PQ. P is 4, x, C is y, -1 and Q is -2, 4. Then x and y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि C जो है वो मिड पॉइंट है ना, C मिड पॉइंट है मतलब जो रेशियो है 1:1 है, ठीक है। तो हम लोग को x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो वही सिंपल हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, तो हम लोग को इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आसानी से ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो y इज इक्वल टू वट, ठीक है। तो 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 1 दैट इज 2, और एक हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 1 इंटू 4 क्या हो जा रहा है 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 -1 दैट इज, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस x -2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -6, ठीक है। x की वैल्यू -6 मतलब a या b में से कोई होगा, और इसमें हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो y की वैल्यू हमारी हो रही थी, y की वैल्यू है 1 इंटू -2 होता है -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y दैट इज y कितना आ गया -2/2 दैट इज 1। तो 1 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1 एंड x की वैल्यू आ गई हमारी -6। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना बहुत इजी है, ये भी बहुत कुछ है नहीं इसमें। फिर 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मोड क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप, दैट इज मोड इज इक्वल टू व्हाट 3 मीडियन -2 मीन, है ना, ये पता होना ही चाहिए। अब दिया क्या है, गिवन क्या है, मोड माइनस मीडियन इज गिवन एज 24, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू व्हाट 24 प्लस मीडियन। अब ये जो वैल्यू है मोड की हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा 24 प्लस मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू व्हाट 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। तो 24 इज इक्वल टू व्हाट, ये मीडियन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मीडियन -2 मीन, फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा मीडियन कॉमा माइनस मीन इज इक्वल टू 24। तो हमारा ये कट जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। तो हम लोग को निकालने ही यही बोला है ना, डिफरेंस ऑफ मीडियन माइनस मीन, तो ये आ जाएगा हमारा 12 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर 17 नंबर पे चलते हैं हम लोग। फॉर ए ग्रुप डेटा
if summation of fi is 20, summation of fi xi is 2p plus 20 and मीन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन 12, तो वैल्यू ऑफ p निकालना। तो हम लोग को फॉर्मूला अगर पता होगा तो ये भी कर सकते हैं। मीन जो होता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। मीन दिया गया है 12, ये दिया गया है हमारा 2p प्लस 20 एंड समेशन 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 12 इंटू 2 24, 2p प्लस 20। ठीक है, 2p इज इक्वल टू वट 240 माइनस 20 220, p इज इक्वल टू 110। ठीक है, ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 18 नंबर पे कि इन टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, यहाँ से मिस हो गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी से रॉन्ग करते हैं। या तो कार्ड से आएगा, कॉइन से आएगा, या फिर डाइस से आएगा। ये तीन ही टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कार्ड वाला मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डाइस भी कर चुका हूँ। अब कॉइन्स वाला देख लेते हैं। तो 3 कॉइन्स अगर साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, या तो तीनों हेड होंगे या फिर 2 हेड 1 टेल, हेड टेल ऐसे करके 8 हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा। और पूछा गया एटलीस्ट 2 हेड, मतलब अगर 3 हेड भी होगा तो चलेगा, है ना। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हेड है, फिर यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर भी 2 हेड है। अब बाकी इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ऐसे हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 4/8, दैट इज हाफ हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी में आपको अगर पूरा अगर स्टेटमेंट सही से समझ आ जाएगा तो आसानी से कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही तो कहता है। ठीक है, यही कहता है। फिर लाइन, रीजन क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये क्या है, ये तो बीपीटी है, बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेकिन ये जो है मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग थ्योरम है और असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट असर्शन रीजनिंग में ही गलत करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। फिर 20th क्वेश्चन देखते हैं। 3 points A, B, C are such that AB plus BC is greater than AC, then they are collinear। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है। कोलिनियर कब होगा? जब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, है ना, तब जाकर ये कोलिनियर होगा। ठीक है, एंड 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर स्ट्रेट लाइन में आएगा तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ये तीनों कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर है। तो असर्शन तो गलत है, रीजन लेकिन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। और इसी के साथ ही हमारा 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हो, और ये सारे वीडियोस जो हैं आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है मैथ्स का आखिरी वीडियो तो है ही, साथ ही साथ क्लास 10 की भी आखिरी वीडियो है। ठीक है, अब मैं जो वीडियोस लाऊंगा वो एक नए क्लास के लिए लेकर आऊँगा। कुछ टाइम बाद मैं गैप लूँगा, उसके बाद में एक नया क्लास, न्यू क्लास के लिए मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है अभी तक का। ठीक है, एंड आपके जो भी सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो सीरीज में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।